हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपके सामने मैं मनीष चावड़ा अपन पिछले वीडियो के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैटर वेव के रिवीजन के बारे में देखा था। उस रिवीजन के अंदर अपन ने वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेटा डिस्कस किए थे जो बोर्ड के अंदर आएंगे बेटा, और इस बोर्ड के अंदर आने वाले थ्योरेटिकल क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अपन को डिस्कस कर रहे थे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, समय के अभाव के कारण उस वीडियो को वहीं स्टॉप कर दिया था, पर उसी के आगे कंटिन्यू अपन इस वीडियो में करेंगे, जिसके अंदर रिमेनिंग जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की वैरायटीज है वो आज डिस्कस करेंगे, जो प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं, और उसी वैरायटी का क्वेश्चन आपको इस सेशन में भी मिलेगा, इस सत्र के पेपर में मिलेगा, मतलब फिक्स मिलेगा। तो उन सारी वैरायटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैटर वेव दो टॉपिक अपन ने डिस्कस किए, ठीक है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है उनके लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला जो यूज आता है, पहले हम उसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि केवल सिंपल से दो फॉर्मूले हैं बेटा। E इज इक्वल्स टू एच न्यू एच सी अपॉन लैम्डा, या फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट है 12,400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम देन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फॉर्मूला कॉमन फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला याद होना चाहिए, और ये न्यूमेरिकल पर्पज से सिंपल करने के लिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सिंपल करने के लिए। दूसरा यहां जो इंपॉर्टेंट है वो है आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इसी काइनेटिक एनर्जी को अपन EV नॉट की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां V नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल है, या काइनेटिक एनर्जी को वेलोसिटी की टर्म्स में हाफ mv² भी लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल की फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी, और ये मास और वेलोसिटी की फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी। इन सब की जो वैल्यूज होगी वो इक्वल होता है इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, आपतित ऊर्जा माइनस कार्यफल। केवल इन दो फॉर्मूला का यूज करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे बेटा वो सारे सिंपलाइज किए जाएंगे, सारे सिंपल होंगे, सॉल्व किए जाएंगे बेटा, ठीक है। तो कुछ फॉर्मूले, कुछ एग्जांपल्स अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था, कुछ एग्जांपल्स रिमेनिंग रह गए थे, वो आज अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं। जैसे फर्स्ट वैरायटी के ऊपर बेस जो है 2016 के अंदर क्वेश्चन आया बेटा। इस फर्स्ट वैरायटी में क्या है, आपको फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ गिवन होगी और आपको एनर्जी फाइंड करनी होगी बेटा, ऊर्जा ज्ञात करनी होगी, ठीक है। तो 2016 में सिंपल सा पूछा गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, दहली आवर्ती दे रखी थी, और आपसे कार्यफलन के बारे में पूछा गया। अब कार्यफलन के बारे में पूछा गया तो इसमें डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई करें। डायरेक्ट फॉर्मूला जब अप्लाई करोगे तो एनर्जी का फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू एच न्यू, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। अब यहां पर H की वैल्यू जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है, जूल इंटू सेकंड में भी होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू सेकंड में भी होता है। अगर बोर्ड के अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो आप दोनों टर्म्स में कर सकते हो, या कोई भी एक टर्म्स करते हो तो आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। पर जनरली इस चैप्टर में जितनी भी एनर्जीज डिस्कस की जाती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में की जाती है, इसलिए अपन इसकी वैल्यू जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू सेकंड के अंदर पुट करेंगे। तो H की जो प्लैंक कांस्टेंट की जो वैल्यू है 4.13 इंटू 10⁻⁻15। फ्रीक्वेंसी जो आपको गिवन है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बेटा, जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो मैं इसको लिखूंगा वर्क फंक्शन फाई, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करता हूं 5.16 इंटू 10⁻14। इसको सिंपलाइज करोगे और सिंपलाइज करने पे जो आपके पास वैल्यू आएगी बेटा 21.3 इंटू 10⁻⁻1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इसी को आप लिख सकते हो 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो मिलेगी 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और देखें तो सेकंड वैरायटी के अंदर आपको एनर्जी या वर्क फंक्शन गिवन होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बारे में पूछ सकता है, या फिर फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछ सकता है, आवर्ती के बारे में पूछ सकता है। तो यहां अपन को 2015 के अंदर जो सवाल पूछा गया, एनर्जी जो गिवन है वो जूल में गिवन है,
3.31 10⁻⁻19 जूल और आपको फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई करनी थी। तो यहां पर वर्क फंक्शन फाई इज इक्वल टू लिखा जाएगा एच न्यू, आपको न्यू फाइंड करना है, वर्क फंक्शन होता है न्यू नॉट, आपको न्यू नॉट फाइंड करना है। तो न्यू नॉट की जो वैल्यू आएगी फाई अपॉन एच, फाई अपॉन एच, फाई की जो वैल्यू है 3.31 इंटू 10⁻⁻19 एच, एच की वैल्यू जो होती है, अब यहां एच की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू सेकेंड या जूल में, तो यहां देखो अपन को जो एनर्जी गिवन है, वर्क फंक्शन जो गिवन है वो जूल में है, तो एच की वैल्यू भी अपन पुट करेंगे जूल इंटू सेकेंड के अंदर, क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल करते हो तो उसके अंदर सारे डाटा किसी एक सिस्टम के अंदर यूज किए जाते हैं, एमकेएस या सीजीएस या सिमिलर यूनिट यूज की जाती है। तो एच की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है। इसको सिंपलाइज करेंगे तो अपने पास जो वैल्यू आएगी, साफ दिख रहा है, ये 331 है या 662 है, इट मीन्स 1/2 1/2 मीन्स 0.5 इंटू 10 तो आ जाएगा +15 या फिर इसको सिंपलाइज करने पर आपको मिलेगा 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, 14 हर्ट्ज ये आपको मिले। 2017 के अंदर जो सवाल पूछा गया बेटा, जिसके अंदर आपको निरोधी विभव दे रखा था और गतिज ऊर्जा के बारे में पूछा गया था, तो इन दोनों के अंदर जो सिंपल सा रिलेशन है, बहुत इजी रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू ईवी नॉट, इज इक्वल्स टू ईवी नॉट, ठीक है। या वी नॉट की वैल्यू आपको गिवन है, तो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगी, पहले वी नॉट की वैल्यू पुट कर लो 1.5 ई वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है फोटो इलेक्ट्रॉन की, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई वी नॉट, ई वी नॉट। ई इलेक्ट्रॉन का आवेश, वी नॉट जो है वो निरोधी विभव या कट ऑफ पोटेंशियल होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। तो आपको क्वेश्चन के अंदर स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन है बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल है 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, तो आप इस वी नॉट की वैल्यू पुट करें 1.5 वोल्ट और साथ में इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगी फोटो इलेक्ट्रॉन की वो आएगी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इस वैरायटी का क्वेश्चन मिलेगा। तो सिंपल सवाल मिलता है बेटा, ज्यादा टिपिकल सवाल नहीं मिलता है, मैक्सिमम ही आपको इसके मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे बेटा, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बेटा, जो बोर्ड के अंदर आ रखा है, सिंपल सा सवाल था, धातु के लिए वर्क फंक्शन आपको गिवन था, फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी दे रखी थी, और आपसे पूछा गया आपतित फोटोन की एनर्जी, आपतित फोटोन की ऊर्जा। तो ये जो क्वेश्चन है वो आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे बेस्ड है, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे बेस्ड है। उस इक्वेशन से अगर सिंपलाइज करें तो यहाँ इंसिडेंट एनर्जी अपन को आइडेंटिफाई करनी है, ज्ञात करनी है। तो इंसिडेंट एनर्जी जो होती है, आपतित फोटोन की जो ऊर्जा होती है, वो अपन को पता है दो रूपों में यूज होती है, एक वर्क फंक्शन और दूसरी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होती है। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो है आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन है, वर्क फंक्शन भी गिवन है, दोनों की वैल्यू पुट करो, ऐड करो, आपको इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी मिल जाएगी। तो यहां दिक्कत क्या है? दिक्कत बेटा देखा जाए तो ये एनर्जी जो है आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, जबकि ये एनर्जी जो है वो किस में गिवन है? जूल में गिवन है। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, जब भी फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड किया जाता है या सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो सेम यूनिट्स में होनी चाहिए बेटा, सेम यूनिट्स में ऐड की जाती है बेटा। तो यहां फोटोन की एनर्जी फाइंड करने के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे। वर्क फंक्शन जो दे रखा है आपको जूल में दे रखा है, तो जूल को कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करेंगे, और साथ में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो आपको गिवन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंपलाइज करोगे 10⁻19 से 10⁻⁻19 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 2 + 3 इट मींस 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इंसिडेंट फोटोन की जो एनर्जी आएगी आपके पास वो आएगी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा 2013 के अंदर आ रखा है बोर्ड के अंदर,
जिसमें सीजीएम का वर्क फंक्शन गिवन है, इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी गिवन है बेटा, इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी गिवन है, और आपको फाइंड आउट करना है काइनेटिक एनर्जी बेटा, फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा के साथ साथ में उसकी स्पीड, उसकी चाल, अधिकतम चाल भी फाइंड करनी है बेटा। बोर्ड के अंदर आया हुआ 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ये उस समय। अब इसको कैसे सिंपलाइज करेंगे? सेम आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करेंगे काइनेटिक एनर्जी एंड देन काइनेटिक एनर्जी से अपन, तो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। इंसिडेंट एनर्जी फ्रीक्वेंसी गिवन है बेटा, आवर्ती दे रखी है, तो आवर्ती के लिए फॉर्मूला, इसके ऊर्जा के लिए जो फॉर्मूला लिखोगे E इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस 5, एच न्यू, एच की वैल्यू वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो एच की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकंड में रखोगे, 4.13 इंटू 10 की पावर माइनस 15, फ्रीक्वेंसी आपके पास है 7 इंटू 10 की पावर 14 माइनस 2.12। सिंप्लाइज करेंगे इसको, सिंप्लाइज करोगे तो आपके पास आ जाएगा 7 3 जा 21, 7 to 9 28, और यहां पर ये रह जाएगा आपके पास 10 की पावर माइनस 1, और ये पॉइंट, तो ये वैल्यू आएगी ये 2.891 माइनस 2.12। सिंप्लाइज करोगे तो आपके पास आ जाएगा 177.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन आएगी 0.771 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, देन आपको स्पीड फाइंड करनी है, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है आपके पास में, हाफ mv² इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, आपको v फाइंड करना है, देन v इज इक्वल टू रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपॉन ये 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन n, वैल्यू पुट कर लो 2। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल में, देन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। इस पूरे को सिंपलाइज करोगे तो आपको इसकी स्पीड मिल जाएगी। अब यहां पर जो भी आपका आंसर आता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात ध्यान रखनी है, ये जो स्पीड आती है बेटा अप्रोक्सीमेटली बेटा 10 की पावर 6 ऑर्डर में आता है, 10 की पावर 6 ऑर्डर में आता है, 10 की पावर 6 से ऊपर नहीं आता। और गलती से भी बेटा 10 की पावर 8 या इससे अधिक आ जाए तो बेटा मान लेना कि तुम्हारी कैलकुलेशन में मिस्टेक है, तो इसको आप ऐसे चेकआउट कर सकते हो कि आपका आंसर जो आना चाहिए वो 10 की पावर 6 के अप्रोक्स आएगा। तो आप इसको सिंपलाइज करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा बेटा, ये काम आपको करना है, मैं नहीं करने वाला। ओके, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे कुछ ग्राफ जो है बेटा वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आपके सामने आएंगे और आप यूं चुटकियों में कर पाओगे अगर ये पॉइंट्स आपने क्लियरली समझ लिए तो। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है अपने पास आइंस्टीन की, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। इसी को सिंपलाइज करके अपन लिखते हैं ईवी नॉट काइनेटिक एनर्जी मैक्स या ईवी नॉट इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस 5। फर्स्ट ग्राफ जो अपन डिस्कस करेंगे, इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी, आपतित फोटोन की आवर्ती और फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इन दोनों को देखा जाए, इसको और इसको देखा जाए, ये कांस्टेंट है। तो यहां पर ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनती है बेटा, आप लोगों को अगर याद हो तो अपन ने पढ़ रखा है y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू mx प्लस c। c जो होता है वो इंटरसेप्ट होता है और यहाँ इंटरसेप्ट जो है वो नेगेटिव में है। इट मींस आपका जो ग्राफ स्टार्ट होगा वो नेगेटिव से स्टार्ट होगा और जैसे से आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे इसकी वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये स्लोप
एच प्लैंक कांस्टेंट स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, वो पॉजिटिव फॉर्म में। तो आपका लिए जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा, ये और इंटरसेप्ट को आप ये डॉटेड से शो कर सकते हो, ये इस टाइप का आपको ग्राफ प्लॉट होगा। ये जो ग्राफ है कुछ बातें बोलता है बेटा, उस बातों को अपने को देखना आना चाहिए, सुनना आना चाहिए कि सर कैसे, कि ग्राफ क्या बोलता है। तो सबसे पहली बात, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस पॉइंट से पहले किसी भी फ्रीक्वेंसी पर, किसी भी आवर्ती पे आपको फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा नहीं मिल रही है। इट मींस फोटो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इट मींस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता ही नहीं है। इट मींस ये जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी बेटा, ये जो आवर्ती होगी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगी। दूसरी बात, इंटरसेप्ट जो है वो है फाई, तो यहां पर ये जो इंटरसेप्ट, नेगेटिव जो इंटरसेप्ट बन रहा है, ये रिप्रेजेंट करेगा कार्यफलन को, वर्क फंक्शन को, ये कार्यफलन होगा, वर्क फंक्शन होगा। और तीसरी बात, इसका स्लोप थीटा, अगर इसका स्लोप देखा जाए tan थीटा, ये जो tan थीटा होगा वो रिप्रेजेंट करेगा स्लोप को, स्लोप की वैल्यू है h, ये तो tan थीटा रिप्रेजेंट करेगा प्लैंक कांस्टेंट, h को रिप्रेजेंट करेगा थीटा, थीटा इज इक्वल टू आपको मिलेगा tan इनवर्स h। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात, किसी भी मटेरियल के लिए, किसी भी प्रकाश संवेदी सतह के लिए आप जब गतिज ऊर्जा और आवर्ती के मध्य ग्राफ बनाएंगे तो उन सब के लिए स्लोप का मान हमेशा और हमेशा के लिए नियत रहेगा, समान रहेगा। इस थीटा का मान हमेशा समान रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। किसी भी मटेरियल के लिए अगर ग्राफ प्लॉट किया जाएगा तो यही ग्राफ बनेगा, यही एंगल रहेगा बेटा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, उस मटेरियल के अकॉर्डिंग ये जो कार्यफलन की वैल्यू है, ये जो वर्क फंक्शन है, ये कम ज्यादा हो सकता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है दहलीय आवर्ती, ये कम ज्यादा हो सकती है, पर ये एंगल में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। पॉइंट क्लियर? तो नेक्स्ट ग्राफ जो देखें वो स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी के बिटवीन है, सिमिलर सेम ग्राफ बनेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो चेंज क्या आएगा, ये फ्रीक्वेंसी और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, हल्का सा चेंज है, ग्राफ में नहीं, वैल्यूज में जो है वो चेंज होगा। इक्वेशन चेंज हो रही है बेटा, इक्वेशन, सर इक्वेशन क्या आएगी, इस इक्वेशन से देखो, ये जो इक्वेशन है, मुझे V नॉट के लिए ग्राफ प्लॉट करना है, तो V नॉट इज इक्वल टू आएगा h बाई ई न्यू माइनस फाइव बाई ई। अभी भी जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इस फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हो। तो उस सिचुएशन के अंदर जो ग्राफ प्लॉट होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा ये, और यहां जो इंटरसेप्ट जो आएगा वो इंटरसेप्ट अंतखंड जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा, और इंटरसेप्ट की जो वैल्यू जो होगी, अंतखंड की जो वैल्यू होगी वो रिप्रेजेंट करेगा फाइव बाई ई को, फाइव बाई ई को रिप्रेजेंट करेगा ये। और एंगल की बात करें थीटा, तो स्लोप tan थीटा इज इक्वल टू h बाई ई, और थीटा की बात करें तो थीटा इज इक्वल टू आएगा tan इनवर्स h बाई ई। ये कंडीशन आपके सामने आएगी। तो दोनों ग्राफ का अगर कंपैरिजन किया जाए, तो दोनों ही ग्राफ सकल सूरत में एक जैसे है बेटा, कोई चेंज नहीं है, सकल सूरत में एक जैसे। चेंज जो मिल रहा है वो आपको केवल यहां मिल रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है वर्क फंक्शन को, ये रिप्रेजेंट करता है आपको वर्क फंक्शन, जबकि ये जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है फाइव बाई ई को, वर्क फंक्शन बाय ई, कार्यफलन बटा ई को रिप्रेजेंट करता है। जबकि ये वाला पॉइंट पहले भी दहलीय आवर्ती था, अब भी दहलीय आवर्ती होगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। कि सर एंगल की बात करें, एंगल किसका ज्यादा होगा, तो एंगल अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि किसका कम है किसका ज्यादा, बोर्ड में नहीं पूछेगा, फिर भी अगर आप देखना चाहें तो आप लेट कर सकते हो। सपोज ये थीटा 1 है और इसको थीटा 2 लेट कर लिया जाए तो कंपेयर कर सकते हो। tan थीटा इज इक्वल टू h है और ये h बाय e है, h बाय e है, इट मींस ये वैल्यू जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। h बाय e की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, ग्रेटर होगी, इट मींस थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1 आएगा।
θ2 इज ग्रेटर देन θ1 आएगा, क्योंकि अपन जानते हैं कि थीटा की वैल्यू tan के फॉर्म में, tan के लिए जैसे से आप थीटा को इंक्रीज करते हो, तो इसकी वैल्यू भी जो होती है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसी ग्राफ पर 2014 के अंदर बोर्ड के अंदर सिंपल सा सवाल आया था बेटा, सिंपल सा सवाल, टिपिकल नहीं आता है बोर्ड में, सिंपल सवाल आता है, बुक में से आता है बेटा। तुम सोचोगे बहुत टिपिकल सवाल आता है, नहीं, सिंपल सवाल आते हैं बेटा। तो बेटा 2014 के अंदर आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल और आपतित फोटोन की आवर्ती के मध्य ग्राफ दिया गया, दो अलग अलग ग्राफ P एंड Q, दो अलग अलग मटेरियल के लिए, प्रकाश संवेदी सतह के लिए इस टाइप के ग्राफ प्राप्त हुए। और इन ग्राफ के लिए पूछा गया P और Q दोनों मटेरियल में से दहली आवर्ती का कंपैरिजन कि किसकी कम है किसकी ज्यादा है, या फिर कार्यफलन, किसका कार्यफलन कम है और किसका कार्यफलन ज्यादा है। अगर इसको सिंपलाइज करना है, बहुत ही सिंपल तरीका, देखते ही देखते आप सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको अभी जो पढ़ाया वो ग्राफ पता है। यहां देखिए, मैंने कहा था ये जो पॉइंट्स होते हैं बेटा वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को बताते हैं। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है किसके लिए, P के लिए, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है किसके लिए, Q के लिए। तो यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि किसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लेस है और किसकी ग्रेटर है। तो नो डाउट आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी Q इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी P। Q की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ग्रेटर है, ज्यादा है, और P की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है। इसी के करस्पॉन्डिंग अगर देखा जाए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बारे में, दहली तरंगदैर्घ्य के बारे में, तो दहली तरंगदैर्घ्य इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ P इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ Q। दहली आवर्ती ज्यादा है तो दहली तरंगदैर्घ्य इसका क्या होगा, कम होगा। ठीक है, वर्क फंक्शन की बात करें, जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो उसका वर्क फंक्शन भी ग्रेटर होगा। तो फाई Q इज ग्रेटर देन फाई P। ये तो इनमें से आपसे कोई भी क्वेश्चन डिस्कस किया जा सकता है, आपको इस फॉर्म में पूछे, इस फॉर्म में पूछे या इस फॉर्म में पूछे, किसी का भी कंपैरिजन कहने को किया जा सकता है। हाँ बेटा, कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस और बनते हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की प्रायोगिक व्याख्या के आधार पर होते हैं बेटा। तो वो ग्राफ्स भी अपन देख लेते हैं, क्योंकि इसमें भी कंपैरेटिव क्वेश्चंस बनते हैं बेटा। फोटो इलेक्ट्रिक करंट I आरोपित विभवांतर, तो डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ मिलते हैं, डिफरेंट कंडीशंस के लिए मिलते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन जो अपन डिस्कस करना चाह रहे हैं यहां पर वो ये, इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट कर रहा हूं बेटा। इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर देते हैं। जब इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है तो एनर्जी कांस्टेंट होती है, और जब एनर्जी कांस्टेंट होती है तो ध्यान रखना स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट होती है। स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। और आपने इंटेंसिटी को चेंज कर लिया, तीव्रता को नियत रखा, सॉरी आपने इंटेंसिटी को चेंज किया, इट मींस तीव्रता को बदल दिया, तो तीव्रता के अकॉर्डिंग उनकी संतृप्त धारा का मान जो होगा वो अलग अलग होगा। तो इस ग्राफ को देखकर आपको पता चलना चाहिए, जब स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट है, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, कट ऑफ पोटेंशियल सेम है, इट मींस इसकी आवर्ती कह दो या इसका लैम्डा कह दो, ये कांस्टेंट होंगे, ये सेम होंगे। बट सैचुरेशन करंट देखें, सैचुरेशन करंट इसकी IS1, इसकी IS2 और इसकी IS3 है। तो सैचुरेशन करंट जो है IS1 इज ग्रेटर देन IS2 इज ग्रेटर देन IS3। सैचुरेशन करंट का मान जो है वो अलग अलग है। सैचुरेशन करंट अलग है, संतृप्त धारा अलग है, इसका मतलब इनकी तीव्रताएं अलग अलग होती है। जिसकी धारा ज्यादा होती है उसकी तीव्रता भी क्या होगी, ज्यादा होगी, अधिक होगी। तो अगर इसकी तीव्रता मैं लेट करता हूं I1, इसकी I2 और इसकी I3, तो नो डाउट
I1 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I3। पहला ग्राफ अपने देखा प्रकाश विद्युत धारा और आरोपित विभवांतर पे। इस टाइप का ग्राफ है तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल नियत है, इट मींस आपतित फोटोन की आवर्ती समान है, तरंगदैर्ध्य समान है, पर संतृप्त धारा का मान अलग अलग है, इट मींस तीव्रताएं अलग अलग होगी। बट नेक्स्ट जो कंडीशन का ग्राफ है, सपोज फोटो इलेक्ट्रिक करंट और आरोपित विभवांतर के मध्य अगर ग्राफ देखें, कुछ ये कंडीशन ग्राफ की आपको मिल जाए तो यहां देखा जाए तो सबकी सैचुरेशन करंट की वैल्यू सेम है, सैचुरेशन करंट सेम है। अब सैचुरेशन करंट सेम है, इट मींस इनकी इंटेंसिटी जो है, तीव्रता, प्रकाश की जो तीव्रता होगी वो समान होगी, नियत होगी। प्रकाश की तीव्रता जो होगी वो समान होगी, नियत होगी। बट स्टॉपिंग पोटेंशियल देखा जाए तो सबका ही अलग अलग है बेटा। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? सबका ही अलग अलग है। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो यहाँ कंपैरिजन किया जाए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो सबसे ज्यादा है वो V01 है, फिर V02 और फिर V03। ये जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है, इट मींस उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो भी क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ν1 है, ये ν2 है और ये ν3 है, तो इनमें कंपैरिजन किया जाएगा तो ν1 इज ग्रेटर देन ν2 इज ग्रेटर देन ν3। बट वेवलेंथ की बात करें, इन्हीं की वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ जो होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके, तो ये आ जाएगा λ1 इज लेस देन λ2 इज लेस देन λ3। ये तो ये दो ग्राफ है, इन ग्राफ के बेसिस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। एक सवाल जो कंपटीशन में आ रखा है, तो ग्राफिकल एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है बट सिंपल है अगर आपने समझ रखा है तो। हाँ, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो आ सकता है वो ये है बेटा, आरोपित विभवांतर और प्रकाश विद्युत धारा के मध्य इस टाइप का ग्राफ देके आपको पूछा जा सकता है λ1, λ2, λ3 में रिलेशन, या ν1, ν2 एंड ν3 में रिलेशन। तो इसमें अगर आप ग्राफ को गौर से देखें तो इन दो पॉइंट्स के लिए, इन दो ग्राफ के लिए अगर बात करें तो इनकी सैचुरेशन करंट सेम है बेटा, संतृप्त धारा का मान समान है, संतृप्त धारा का मान समान है, इट मींस इन दोनों की तीव्रताएं समान है बेटा, इन दोनों की तीव्रताएं समान है और इसकी धारा का मान ज्यादा है, इट मींस इसकी तीव्रता का मान क्या होगा? अधिक होगा। तो अगर इसकी तीव्रता I1 बोलूं, इसकी तीव्रता I2 बोला जाए और इसकी तीव्रता I3 बोला जाए तो नो डाउट I1 की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर होगी, जबकि I2 और I3 की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। I2 और I3 की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? सेम, ठीक है, क्योंकि इनकी सैचुरेशन करंट जो है वो सेम है और इसकी सैचुरेशन करंट ज्यादा है तो I1 इज ग्रेटर देन I2। यहां देखा जाए ये दो पॉइंट्स, इन दोनों को देखा जाए तो दोनों के अंदर देखा जाए तो इसकी आवर्ती ν1 है, इसकी आवर्ती ν2 है, बट दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। जब स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, इट मींस ये दोनों ही आवर्तियां समान होगी, इनकी ऊर्जाएं समान होगी, इट मींस ν1 इज इक्वल टू ν2 होगा। बट ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, निरोधी विभव है, वो इससे ज्यादा है, तो इट मींस ये दोनों ही आवर्तियां जो है जो समान मान की है, पर वो इस ν3 से अधिक होगी, इट मींस ν1 इज इक्वल टू ν2 इज ग्रेटर देन ν3। बट जब वेवलेंथ की बात करेंगे तो वेवलेंथ में सिंपल सा आ जाएगा, इन दोनों की वेवलेंथ सेम होगी, λ1 इज इक्वल टू λ2 बट इज लेस देन λ3, क्योंकि वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो एनर्जी डिक्रीज होती है, एनर्जी डिक्रीज, तो इसकी एनर्जी लेस है, इट मींस की वेवलेंथ क्या है? ग्रेटर है। ये इन तीनों सिचुएशन में से कोई भी रिलेशन आपसे डिस्कस किया जा सकता, पूछा जा सकता है। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेटा कंप्लीट न्यूमेरिकल टाइप्स जो बन रहे थे वो अपने सब कुछ डिस्कस कर लिया, इनसे बाहर एक सवाल नहीं जाना है बेटा, कोई कॉन्सेप्ट बाहर नहीं जाना है, बस एक बार वीडियो आप प्रॉपर्ली। इसी चैप्टर में एक और पॉइंट था बेटा, मैटर वेव, द्रव्य तरंग। तो द्रव्य तरंग से संबंधित भी न्यूमेरिकल बनते हैं और हर बार बोर्ड के अंदर कोई ना कोई छोटा सा न्यूमेरिकल जो है मैटर वेव पर भी आता है, ठीक है। तो इसकी वैरायटी भी अपन डिस्कस कर लेते हैं बेटा। उस द्रव्य तरंग के लिए एक ही फॉर्मूला है बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। इस बेसिक फॉर्मूले को अलग अलग टर्म्स में कन्वर्ट किया गया है। p को आप mv की फॉर्म में लिख सकते हो,
√2 me एनर्जी की टर्म्स में लिख सकते हो, या √2 me³ इंटू वी नॉट भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इन्हीं फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से बेटा अपन ने इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाला, प्रोटॉन के लिए भी निकाला, न्यूट्रॉन के लिए भी निकाला और अल्फा पार्टिकल के लिए भी निकाला। तो आपको ये फॉर्मूले डायरेक्ट याद कर लेने हैं बेटा, जिससे आपकी कैलकुलेशन जो होगी वो झंझट खत्म। इसमें भी इन सभी फॉर्मूले में बेटा ये याद हो या ना हो, ये बेटा 7 स्टार लगा लो भली, ये कई बार आ चुका है बेटा, एट इट इज वो का वो सवाल आता है बेटा। चारों फॉर्मूले याद करो, बहुत अच्छी बात है, बट ये फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए। केवल इन फॉर्मूलों का यूज करके ही कई बार न्यूमेरिकल पूछे गए। अब कौन कौन से न्यूमेरिकल है वो अपन अभी देखते हैं बेटा एग्जांपल्स की फॉर्म में। नेक्स्ट, तो बेटा जो मैंने आपको कहा था कि 7 स्टार लगा लो, उसमें से सवाल बनता है, मतलब बनता है और सेम वैसा ही बनता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो आपके सामने बेटा 2004 में देखें, 2008 में, 2012 में, 2013 में, 2018 में, 2013 की सप्लीमेंट्री में, और इसके आगे 21 में भी आया और 23 में भी आएगा, 23 में भी आएगा। सेम कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सीलरेटेड पोटेंशियल दे रखा 100 वोल्ट, ये 8 और 12 में एट इट इज आया। उसके बाद देखें 13 के अंदर इस 100 वोल्ट को 400 में कन्वर्ट कर लिया, 18 के अंदर 10 की घात 4 मतलब 10,000 कर दिया, 10,000 वोल्ट कर दिया, और यहाँ वी नॉट जो है वो 64 वोल्ट कर दिया। और इसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज था 2004 के अंदर। यह एनर्जी की टर्म्स में दिया हुआ है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां पर इसका अगर पोटेंशियल देखते, वी नॉट देखते, तो वी नॉट की वैल्यू आती है 1 मेगा वोल्ट, 1 मेगा वोल्ट इनमें 10⁶ वोल्ट। ये सबके लिए सेम फॉर्मूले बेटा, सबके लिए सेम फॉर्मूले, सिंपल सा फॉर्मूला। इलेक्ट्रॉन के लिए 12.27, सबके लिए सेम फॉर्मूला, लैम्डा E इज टू 12.27 अपॉन रूट वी नॉट। एनर्जी जो भी, आंसर जो भी मिलेगा वो आपको मिलेगा एंगस्ट्रॉम के अंदर। ठीक है, आप वैल्यू पुट करो, सबके आंसर आएंगे, सबके आंसर। कि सर इसके लिए बात करो, इसके लिए अगर इसके लिए बात करें, अगर इसके लिए बात करें तो आपके पास जो आएगा, पहला जो क्वेश्चन है अपना 12.27 अपॉन रूट 10⁶, 10⁶ को रूट से निकालोगे तो आएगा 10⁻3, 10⁻3, और यही ऊपर चला जाएगा तो 12.27 10⁻³ एंगस्ट्रॉम। ये आपका आंसर, वेरी सिंपल। यहां देखें इसको, तो इसके लिए भी वही 12.27 अपॉन रूट 100, अब क्या 100 का रूट 10 सिंप्लाइज करोगे 1.227 एंगस्ट्रॉम। और देखिए 400 10⁻4 64, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, आंसर आएंगे बेटा। अब इनमें सॉल्व करवा के टाइम वेस्ट नहीं करना। नेक्स्ट, इसी सवाल को एक बार इनवर्स प्रोसेस करके भी पूछा गया, उल्टा करके भी पूछा गया कि सर कैसे, वो बता दीजिए। तो वो देखो बेटा, सप्लीमेंट्री का एग्जाम था और वहां पर डी ब्रॉगली वेवलेंथ दे रखी थी 0.1227 नैनोमीटर, और वहां पूछा गया था वी नॉट, त्वरक विभवांतर पूछा गया था। तो बेटा डरने की बात नहीं, ये और ये फॉर्मूला वही, लैम्डा E इज इक्वल टू 12.27 अपॉन रूट वी नॉट। वैल्यू पुट कर लो, सॉल्व कर लो, आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब यहां जो बच्चों ने जो सबसे ज्यादा मिस्टेक की वो ये कि आपका ये जो मान दे रखा था वो किसमें दे रखा था, नैनोमीटर में। और अपन जो ये फॉर्मूला यूज करते हैं उसमें ये लैम्डा जो होता है वो हमेशा किसमें होता है, एंगस्ट्रॉम में होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस नैनोमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा एंगस्ट्रॉम में। अब एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो सिंपल सा 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 10 से डिवाइड कर लो, 10 से डिवाइड करोगे वो ऊपर जाएगा 10⁻⁻1 और ये -9 10⁻10 हो जाएगा, तो ये आएगा 1.227 एंगस्ट्रॉम। ये आप वैल्यू सॉल्व करेंगे, रखें 1.227 इज इक्वल टू 12.27 अपॉन रूट वी नॉट। शिफ्ट कर ले और स्क्वायर कर ले,
ये V0 स्क्वायर भी कर लिया, यहाँ पर 12.27 1.227, ये सिंपलाइज करोगे 10 आएगा और 10 का स्क्वायर 100 वोल्ट, जो अभी अपन ने सॉल्व किया है, इसको इन्वर्स करके पूछा गया। मैटर वेव के ऊपर बेटा कुछ क्वेश्चन और डिस्कस किए गए हैं बेटा, कंपैरिजन बेस्ड वे, ठीक है, इस बार भी पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट जो दे दिया, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन और अल्फा कण, इन दोनों के डी ब्रोगली तंत्र का अनुपात आपको निकालना है, और उसकी जो वेलोसिटी है, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो सेम है। अब इसको कैसे करोगे? तो यहां पर डरने की बात नहीं बेटा, आप सिंपल सा पता है आपको, लैम्डा इज इक्वल टू होता है h अपॉन p, p की वैल्यू होती है बेटा mv, p की वैल्यू होती है mv। तो यहां पर दोनों की वैल्यू फाइंड कर लो, लैम्डा p अपॉन लैम्डा अल्फा। प्रोटॉन के लिए लिखोगे h अपॉन mv, m किसका? प्रोटॉन का। वेलोसिटी किसकी? प्रोटॉन की, पर वेलोसिटी सेम है बेटा, इसलिए मैं v लिख रहा हूं। अल्फा पार्टिकल के लिए h अपॉन m अल्फा, वेलोसिटी v सेम, इसलिए v लिख रहा हूं। तो यह सिंपलाइज करोगे, देखोगे h से h कैंसिल, v से v कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा m अल्फा अपॉन mp। और m अल्फा प्रोटॉन का जो मास होता है वो 4 टाइम्स ऑफ m प्रोटॉन होता है, सॉरी, अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो 4 टाइम्स ऑफ mp होता है, प्रोटॉन का 4 गुना होता है। तो यहाँ mp से mp कैंसिल हो जाएगा, देन आपको मिलेगा लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू 4:1, 4:1। यही अगर इसमें देखें, सेकंड जो कंडीशन दे रखी है, क्वेश्चन जो दे रखा है, उसके अंदर अपन को क्या रखा है, प्रोटॉन और अल्फा दोनों का डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम है, दोनों का डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम है, और आपको दोनों के वेगों का अनुपात निकालना है, दोनों के वेगों का अनुपात निकालना है। तो आपके पास फॉर्मूला है बेटा कि सर क्या, कि लैम्डा प्रोटॉन इज इक्वल टू लैम्डा अल्फा, लैम्डा इज इक्वल टू क्या कि सर mv, लैम्डा इज इक्वल टू क्या, h अपॉन mv, ये भी प्रोटॉन का, ये भी प्रोटॉन का। यहां बात करें h अपॉन m अल्फा v अल्फा, ये तो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, v अल्फा अपॉन v प्रोटॉन, v अल्फा ये रहा, इसको इधर शिफ्ट करो, v अल्फा v प्रोटॉन, इसको इधर शिफ्ट किया तो m प्रोटॉन अपॉन m अल्फा, सिंपल सी बात है। मास ऑफ प्रोटॉन mp, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होता है वो 4 टाइम्स ऑफ mp होता है। सिंपलाइज करोगे तो आपको मिलेगा 1:4, 1:4। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट जो वैरायटी पूछी गई, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में लैम्डा का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2m, लिखवा रखा है, ये काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, तो वैल्यू रख लो, क्या रख लो सर, तो लैम्डा प्रोटॉन लैम्डा अल्फा, h अपॉन प्रोटॉन के लिए 2mp इंटू ई, अल्फा के लिए h अपॉन √2m अल्फा ई, h से h कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, e से e कैंसिल, देन अल्फा ऊपर चला जाएगा तो आपको मिलेगा m अल्फा अपॉन mp, तो ये 4mp होता है तो ये कैंसिल होगा, तो आपको मिल जाएगा 4mp अपॉन mp, mp से mp कैंसिल, तो 2:1 आपके पास आंसर आ जाएगा। आई थिंक क्लियर। चलें आगे, इसी पर एक लास्ट प्रश्न और अपन डिस्कस कर ले बेटा। हाँ बेटा, तो 2017 के अंदर बेटा इसी पैटर्न का एक सवाल और पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन, इन सब की गतिज ऊर्जा समान है, तो इनके डी ब्रोगली वेवलेंथ का अनुपात निकालो। बेटा यहां ध्यान रखना, अपन हमेशा प्रोटॉन फिर अल्फा कहते हैं, यहां पर अल्फा पहले दे रखा है, प्रोटॉन बाद में दे रखा है, इसलिए वैल्यू रखते समय ध्यान रखें बेटा, कहीं आप प्रोटॉन को पहले और अल्फा को बाद में ना कर दें।
तो यहां अगर देखा जाए तो लैम्डा का जो फॉर्मूला था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, और पी की वैल्यू एनर्जी की टर्म्स में लिखता हूं तो ये आ जाएगा मेरे पास √2 me। ये काइनेटिक एनर्जी इसलिए मैंने के लिख रखा है बेटा, कंफ्यूज मत होना कि वहां ई लिखा और यहाँ के ई लिख दिया। काइनेटिक एनर्जी है, देन मैंने के ई लिख लेता हूं। तो यहां पर अगर वैल्यू पुट करोगे इलेक्ट्रॉन के लिए तो h अपॉन √2me और E। अल्फा पार्टिकल के लिए h अपॉन √2m अल्फा E। प्रोटॉन के लिए कंपैरिजन करोगे, कैंसिल होंगे, जो कैंसिल कर लो, ऐसा सब कैंसिल हो, सब क्या हुए थे, सबका स्क्वायर कर दो। अब सर अब क्या करें, पूरी इक्वेशन में m अल्फा से मल्टीप्लाई कर लो, m अल्फा या mp से मल्टीप्लाई कर दो। mp से मल्टीप्लाई किया, mp अपॉन me, mp अपॉन m अल्फा, mp अपॉन mp। तो यहां पर mp अपॉन me जो होता है वो 1836 होता है, पता होगा आपको। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास का 1836 गुना होता है। mp अपॉन m अल्फा देखें तो ये 1:4 होता है, और यहां देखें तो आपको मिलेगा 1। इसको और सिंपलाइज करना, पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 से मल्टीप्लाई कर लो। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1836 रेशियो 1:4। ये आपको आंसर मिल जाएगा, ये आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसी के साथ बेटा अपना ये रिवीजन का जो पहला चैप्टर बेटा, ऐसा चैप्टर जिसके अंदर अपन ने पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन किया बेटा, पॉइंट टू पॉइंट क्या क्वेश्चंस बोर्ड में आए हैं और क्या आने वाले हैं, पॉइंट टू पॉइंट। अगर आपने मेरे ये 2 वीडियो कंटिन्यूस आपने देख लिए तो इस चैप्टर में से बेटा गारंटी लेता हूं कि आपका एक भी सवाल रॉन्ग नहीं होगा। तो बेटा ये अपना चैप्टर रिवीजन चैप्टर कंप्लीट। इस चैप्टर की खासियत बेटा, इस चैप्टर को अपन ने पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किया और बोर्ड में जितने भी वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं वो अपन ने देखे, ठीक है। तो इस वीडियो की जो सीरीज है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन तीनों वीडियो को बेटा, तो बेटा इस रिवीजन वीडियोस के अंदर अपन देखा कि इस चैप्टर में से जितने भी बोर्ड्स के अंदर क्वेश्चंस आ रखे हैं, किस टाइप के आ रखे हैं, किस वैरायटी के आ रखे हैं, किस टाइप का न्यूमेरिकल बनेगा, किस पैटर्न का न्यूमेरिकल बनेगा, वो सारे पैटर्न्स अपन ने डिस्कस किए। आपको केवल और केवल इस वीडियो को अच्छे से देखना है, कंप्लीट देखना है और एक बार मेमोराइज करना है, अपनी कॉपी नोटबुक में लिखना है। अगर कोई क्वेश्चंस आ गया, कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता है तो एक बार ढंग से देखना है। तो 100% गारंटी लेता हूं बेटा, इन्हीं में से आपको बोर्ड के अंदर न्यूमेरिकल मिलेगा, इन्हीं में से बोर्ड में थ्योरेटिकल सवाल भी मिलेंगे और आप इस चैप्टर के पूरे मार्क्स जो है वो गेन कर पाओगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।